Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video, we'll start a new chapter of class 11 that is Animal Kingdom. तो सबसे पहले kingdom का क्या मतलब होता है? Kingdom सबसे बड़ा ग्रुप होता है, तो animals का सबसे बड़ा ग्रुप Animal Kingdom. अब एनिमल किंगडम की अगर बात की जाती है तो इसमें आती है एनिमल डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का होना. डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कैसे समझ सकते हैं? जैसे जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास कैट, रैट, डॉग, घरों में हम देखते हैं कि छिपकली भी दिखाई देती है, मक्खी भी दिखाई देती है, मच्छर भी दिखाई देते हैं. सारे के सारे एनिमल्स की कैटेगरी में हैं. क्लियर? कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, इवन ह्यूमन बींग्स भी एनिमल की कैटेगरी में कैटेगराइज हैं. तो इतने सारे जब ऑर्गेनिज्म या इतने सारे जब एनिमल्स थे तो इनको क्या किया गया? इनको ग्रुप किया गया. क्लियर? और इसी की वजह से हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? एनिमल किंगडम पढ़ते हैं. तो एनिमल किंगडम बेसिकली सबसे बड़ा एनिमल्स का ग्रुप है. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी से. एंड द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज taxonomy. First terminology is taxonomy. Taxonomy is the branch of science that deals with the study of nomenclature, classification and principle of classification. So it is a study of nomenclature, classification and principle of classification. अब जब हम बात करते हैं nomenclature की, तो nomenclature क्या होता है? nomenclature होता है naming of organism. नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नाम देना, ऑर्गेनिज्म को नाम देना. जैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम गूगल पे सिर्फ उसका नाम डालते हैं सर्च में, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न है कि हमें उस एनिमल के बारे में सारी बातें पता हैं, उसके बारे में सारी बातें आ चुकी हैं सामने, उसके सारे फीचर्स के बारे में पता चल चुका है. किस वजह से? जब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया गया, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया, तो इस वजह से सारी बातें ऑर्गेनिजम्स की पता है. क्लियर? नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स थे तो बहुत सारे एनिमल्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया. सो द एनिमल्स और द ऑर्गेनिजम्स, क्लियर, दे आर क्लासिफाइड और दे आर ग्रुप्ड. इनको ग्रुप में डाला गया और सब ग्रुप में डाला गया. किस आधार पे? उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के आधार पे. सो क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ ब्रांच दैट डील्स विद द classification of organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. कुछ समानताएं, कुछ असमानताओं के आधार पे organisms को ग्रुप्स और सबग्रुप्स में बांट दिया गया. और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या? सिद्धांत था क्लासिफिकेशन का. अब एनिमल्स हैं तो नेचुरल सी बात है कि एनिमल्स कैसे दिखते हैं, उनमें धीरे धीरे किस प्रकार से एडवांसमेंट हुआ. अगर कोई एनिमल है बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें केवल एक सेल होगी. कोई मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बट हो सकता है कि उसमें कोई टिश्यू बना हो, नहीं बना हो सकता है कोई ऑर्गन बना हो, ना बना हो, कोई सिस्टम प्रेजेंट हो, कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं हो. क्लियर? हार्ट की लोकेशन कैसी है, नर्वस सिस्टम कैसा है. तो ये सारी की सारी क्या थे? प्रिंसिपल्स थे, क्या सिद्धांत थे कि क्या कारण रहे होंगे जब क्लासिफिकेशन किया होगा. क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी. द टर्म टैक्सोनॉमी गिवन बाय कैंडोल. कैंडोल ने इस टर्म को समझाया था. टैक्सिस, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नॉमिया का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर हम टैक्सोनॉमी वर्ड को तोड़ देते हैं तो अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड नॉर्मली हमें से समझ आते हैं. एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी. ये ज़ूलॉजी के फादर थे. क्लियर? एनिमल की स्टडी को हम ज़ूलॉजी बोलते हैं, तो एरिस्टोटल ज़ूलॉजी फादर. ही रोट बुक हिस्टोरिया एनिमलियम. इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमलियम. क्लियर? अब यहाँ पे जो बुक लिखी गई, इस बुक में एनिमल्स के बारे में काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन दिया गया. धीरे 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 जब क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर हुआ तो समझ में आया कि कितने सारे ग्रुप्स हैं. क्लियर? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारी चीज़ें सामने आई.
क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे एनिमल किंगडम को समझाया गया। जब हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे मेनली पढ़ते हैं फाइलास के बारे में, फाइलम्स के बारे में, सुपर क्लासेस, क्लासेस तक के बारे में। क्लियर। इससे ज़्यादा डिटेल ऑर्डर और स्पीशीज़ तक हम नहीं जाते। बट जब हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी स्पीशीज़ का हमें साइंटिफिक नेम, क्लियर, उसका साइंटिफिक नेम पता करना हो तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है साइंटिफिकली, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस ऑर्गेनिज्म का कैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे तो सबसे पहले ये जाने कि कितने सारे फाइलाज हैं। तो सबसे पहले फाइलाज के बारे में हम जानते हैं कि जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो किंगडम में क्या आता है, किंगडम में आता है फाइलम, किंगडम में आता है फाइलम। क्लियर। इसका मतलब क्या है, फाइलम किंगडम के बाद का है। कौन कौन से फाइलम है, सबसे पहला पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलियंट्रेटा, phylum Coelenterata is also known as phylum Cnidaria, Ctenophora, phylum Ctenophora, phylum Platyhelminthes, phylum S. helminthes, phylum S. helminthes, phylum Annelida, phylum Arthropoda, clear, phylum Mollusca, phylum Echinodermata, phylum Hemichordata, and phylum Chordata, तो जब बच्चों इतने सारे फाइलम्स हैं तो इनके कोई ना कोई क्राइटेरियाज तो होंगे ना, कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जिस वजह से इतने सारे फाइलम्स को अलग अलग किया गया। तो सबसे पहले हम बेसिस पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के कि क्लासिफिकेशन के क्या आधार हैं, क्या कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ। सो व्हाट आर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्मिनल लेयर, सीलोम या बॉडी कैविटी, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है, माउथ पहले बना है या एनस पहले बनी है। तो ये सारे के सारे आधार हैं, क्राइटेरियाज हैं क्लासिफिकेशन के। इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है। क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट। क्या मतलब है कि मान लीजिए यहां पे बहुत सारी सेल्स आई और इन सेल्स ने मिलके लूज सेल एग्रीगेट बनाया। एनिमल सेल है तो नेचुरल सी बात है इनका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, तो उन्होंने एग्रीगेट बनाया बट दैट एग्रीगेट इज लूज सेल एग्रीगेट। क्लियर। लूज सेल एग्रीगेट था और यहाँ पे जो ये सेल एग्रीगेट था यहाँ पे एक और चीज यहाँ देखने को मिली, लेबर, मतलब यहाँ पे लेबर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन। क्लियर। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि काम का बंटवारा है। काम का बंटवारा
का मतलब क्या है कि यहाँ पे अलग अलग जो सेल है अलग अलग काम करने की स्पेशलाइज्ड है। क्लियर? तो क्या होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल ने अरेंज होके एक लूज सेल एग्रीगेट बनाया, बहुत सारी सेल्स एक साथ आ गई, एक साथ आके इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अपने आप में डिवाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे काम का बंटवारा हुआ। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। किसमें देखने को मिलता है? पॉरीफेरा में देखने को मिलता है, जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। कॉमनली इनको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। क्लियर? नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें ये पता है कि सेल्स जो हैं वो अरेंज होती हैं। क्लियर? एक जैसी सेल्स अरेंज होकर टिश्यूज बनाती हैं, और जब टिश्यू बन जाते हैं तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो हियर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। क्लियर? मतलब सेल्स ने ग्रुप बनाया, सेल्स ने ग्रुप बनाया, इस तरीके से सेल्स ने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के क्या किया, यहाँ पे जो टिश्यू बना सेल के ग्रुप से, इस टिश्यू ने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया। क्लियर? तो सेल से जब टिश्यू बना, सेल से जब टिश्यू बना तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया गया। तो जहाँ पे टिश्यू दिखाई दिया ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है? निडेरिया, जिसको हम सिलियन ट्रेट्स भी बोलते हैं, जिसमें हाइड्रा जेलीफिशेस आते हैं, एंड टीनोफोरा, जिसमें सी वॉलनट्स आते हैं। हम आगे डिटेल करेंगे भी। क्लियर? सो टीनोफोरा एंड निडेरिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा क्या मतलब है कि जब सेल्स से टिश्यूज बने तो नेचुरली टिश्यूज भी क्या करेंगे? टिश्यूज भी ग्रुप करेंगे। क्लियर? और ग्रुप करके ऑर्गन बनाएंगे, ग्रुप करके ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर? जैसे टिश्यूज ने किए थे। सो हियर टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन हो सकता है, यहाँ पे इंटेस्टाइन दिखाई गई है। सो यहाँ पे जब ऑर्गन बनेंगे तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक पर्टिकुलर ऑर्गन की एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी होती है, मतलब काम करने का अपना एक तरीका होता है। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो जहाँ पे ऑर्गन दिखाई दे, अगर ऑर्गेनिज्म में एक भी ऑर्गन दिखाई दे तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। सो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट, सो हियर ऑर्गन्स एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स एसोसिएट करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एस हेल्मिन्थीज एंड कॉर्डेट्स, मतलब एस हेल्मिन्थीज से लेके कॉर्डेट्स तक सभी फाइलम्स में ये देखने को मिलता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी प्लेन से कट किया जाए तो उसकी बॉडी किस तरीके से हाफ्स बनाती है, वो हाफ सिमिलर हैं नहीं है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिमिट्री। सो सिमिट्री, बेस्ड ऑन द सिमिट्री के आधार पे ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के, पहले एसिमेट्रिक, दूसरे सिमेट्रिक। पहले एसिमेट्रिक, दूसरे सिमेट्रिक। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एसिमेट्रिकल। ए का मतलब एब्सेंट, क्या एब्सेंट है? सिमिट्री एब्सेंट है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिट्री नहीं है।
क्यों नहीं है ऐसे ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री? इसका कारण होता है कि ऑर्गेनिज्म की खुद की बॉडी इरेगुलर शेप्ड है। कोई भी सेंट्रल एक्सिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दिखाई नहीं दे रहा है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी इरेगुलर है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेंट्रल एक्सिस समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर बीच में से कट किया जाता है, क्लियर, तो यहाँ पे दोनों जो हाफ्स हैं वो इक्वल या आइडेंटिकल नहीं हैं। सो हियर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इस तरीके से प्लेन से कट किया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। दोनों पार्ट्स एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। सो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज एसिमेट्रिक। कोई सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इनकी खुद की जो बॉडी है वो इर्रेगुलर है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पे किस में दिखाई देती है? पॉरीफेरा में एंड स्नेल में दिखाई देती है। पॉरीफेरा एंड स्नेल में एसिमेट्री दिखाई देती है। क्लियर? ये तो बात हो गई सिमेट्री नहीं होने की। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिमेट्री है तो वो कितने टाइप की होगी? तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिमेट्री है तो वो दो टाइप की होगी। तो सबसे पहले सिमेट्री क्या होती है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। बॉडी दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड की गई है। मतलब ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट के बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो दोनों पार्ट्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। जब दोनों पार्ट्स सिमिलर हों तो बॉडी की सिमेट्री कैसी होगी? सिमेट्रिकल। क्लियर? इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल एक्सिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है या एक सेंट्रल प्लेन है कट करने का। ऑलराइट, सो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज सिमेट्रिक। क्लियर? ऑलराइट, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियल सिमेट्री। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्री में हम पढ़ेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन हो बट वो प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। और जब वो प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास होगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड करेगा और यहाँ पे टू आइडेंटिकल हाफ्स बनेंगे। तो इस बात को अगर हम इस तरीके से समझें, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम अलग अलग प्लेन से कट करेंगे, बट यहां पे वो जो प्लेन है वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। मान लीजिए आपने इसको यहां से कट किया, आपने इसको इस प्लेन से कट किया, ये सेंट्रल एक्सिस से पास हुआ। आपने इस प्लेन से कट किया, सेंट्रल एक्सिस से पास हुआ। क्लियर? आपने इसको इस प्लेन से कट किया, सेंट्रल एक्सिस से पास हुआ। आपने इसको इस प्लेन से कट किया, सेंट्रल एक्सिस से पास हुआ। तो जब आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी प्लेन से कट करेंगे, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों जो हाफ्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये दोनों हाफ्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो मैनी प्लेन, अगर हम इसको एक ही फिगर में बना दें, अगर हम इसको बोलें कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर हम कट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एक्सेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे एक्सेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेन है। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेन हो और कट करने पे, क्लियर, दो हाफ्स एक दूसरे के सिमिलर हों, ऐसी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, ऐसी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री। सो हियर व्हेन एनी प्लेन, कोई भी प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है प्लेन। क्लियर? और जो भी एक्सिस है, जो भी एक्सिस है यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। जो भी प्लेन है वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए और यहाँ पे टू आइडेंटिकल हाफ्स बनेंगे। तो ऐसा किस किस में देखने को मिलता है? पॉरीफेरेंस में देखने को मिलता है। पॉरीफेरेंस में एसिमेट्री भी देखने को मिलती है, ध्यान रखना। और निडेरिया,
टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में। इकाइनोडर्मेटा में कौन आता है? स्टार फिश आती है, स्टार फिश। तो स्टार फिश जैसे ऑर्गेनिजम्स में हमें क्या देखने को मिलती है? हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है अडल्ट में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ। बॉडी आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड हो गई है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? केवल एक प्लेन से उसको कट किया गया। तो जहां पे प्लेन एक ही हो, एक ही प्लेन हो, क्लियर, तो वो सिमेट्री होगी बाइलैटरल। जहां पे एक से ज्यादा हो वहां पे सिमेट्री होगी रेडियल। ये ध्यान रखना। तो आपको इस ऑर्गेनिज्म में क्या दिखाई दे रहा है कि एक ही प्लेन है और इस प्लेन से जब इसको पास किया गया, कट किया गया, तो इसका ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से का मिरर इमेज है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। जैसे हम हमारी बॉडी की बात करें, अगर हमारी बॉडी को बीच में से इस तरीके से हाइपोथेटिकली कट करके देखा जाए तो हमारा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर होगा, मिरर इमेज होगा, आइडेंटिकल होगा। तो जहां पे एक हिस्सा यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का आइडेंटिकल हो, मिरर इमेज हो और एक ही प्लेन हो, क्लियर, तो एक ही प्लेन से कट करने पे कैसे सिमेट्री दिखाई देगी? बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देगी। किस किस में देखने को मिलती है? प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक। बट किस में नहीं मिलती? नहीं मिलती है इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बट इकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो यहां हमने पढ़ा सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री दो टाइप की है, एक तो एक सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फिर से दो टाइप में डिवाइडेड है, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। ऑलराइट, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जर्मिनल लेयर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जर्मिनल लेयर के बारे में। जर्मिनल लेयर क्या होती हैं और कब बनती हैं? तो जब हम जर्मिनल लेयर की बच्चों बात करते हैं तो जर्मिनल लेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनती है। एम्ब्रियो कब बनता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होने पे जाइगोट बनता है। जाइगोट लगातार डिवाइड करता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ जाता है। एम्ब्रियो में फिर ये जर्म लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिनको एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर भी बोला जाता है। ये तीन टाइप की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। क्योंकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो तीन देखने को मिलते हैं, बट हम तो एडवांस ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे जर्मिनल लेयर दो तरीके से डिवाइडेड है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो यहाँ पे जर्मिनल लेयर सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स किस प्रकार के होंगे, उनमें कौन सी जर्मिनल लेयर होगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन सी होगी? तो डिप्लो का मतलब होता है टू, मतलब यहां पे केवल दो जर्म लेयर प्रेजेंट हैं, आउटर और इनर। तो यहां पे जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ होगा, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से यहां पे क्या बना होगा? जाइगोट। जाइगोट ने लगातार डिवाइड करके क्या बनाया? एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो में जर्मिनल लेयर ऐसे दिखाई दी। एम्ब्रियो में क्या दिखाई दी? जर्मिनल लेयर। तो यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है कि यहां पे जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। जो अंदर वाली जर्मिनल लेयर है, अंदर वाली जो जर्म लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। अब जहां पे जिन ऑर्गेनिज्म में केवल दो ही जर्मिनल लेयर है, तो यहां पे एक चीज और खास देखने को मिलती है कि दोनों जर्मिनल लेयर के बीच में एक जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड लेयर दिखाई देती है। सो यहां पे एक लेयर दिखाई देती है दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर दिखाई देती है, जेली लाइक लेयर दिखाई देती है, दैट इज मिजोग्लिया। मिजोग्लिया, क्लियर? ये
लोअर ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे स्पॉन्जेस में। हम आगे डिटेल करेंगे कि इसका क्या रोल है। सो ध्यान रखना है, इन बिटवीन दीज लेयर एन अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर इज प्रेजेंट। अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर इज प्रेजेंट, जो पिंक कलर की आपको दिखाई दे रही है, दिस अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर। दिस अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर इज नथिंग बट मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया किस में देखने को मिलेगी? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। सो स्पॉन्जेस में देखने को मिलेगी, निडेरियंस में देखने को मिलेगी एंड टीनोफोरा में देखने को मिलेगी। तो जर्म लेयर का पहला हिस्सा हमने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लो का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3 जर्मिनल लेयर का होना। अब 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी हैं? नेचुरल सी बात है, 2 की तो हमने बात की, बाहर की और अंदर की, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की हमने बात कर ली। तो नेचुरल सी बात है, इनके बीच में एक और जर्म लेयर होती है जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं, मेसोडर्म। तो सबसे पहले इनको डिफरेंशिएट करें। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली हम पढ़ चुके हैं एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर, दैट इज मेसोडर्म। दैट इज मेसोडर्म। इसको मेसोडर्म बोला जाता है, मिडिल लेयर। सो यहां पे आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मीजो। मीजो का मतलब ही होता है बीच की, एंडो का मतलब होता है इनर, अंदर वाली। ये तीनों लेयर प्रेजेंट है। तो 1 2 3 लेयर है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां कहां पे मिलती हैं? प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक देखने को मिलती हैं। ध्यान रखना है कि जहां पे तीनों जर्मिनल लेयर हैं वहां पे अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर मीजोग्लिया देखने को नहीं मिलेगी। तो मीजोग्लिया किस में देखने को मिलेगी? केवल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। तो हमने यहां पे पढ़ा कि जो जर्मिनल लेयर है वो 2 टाइप की है। पहली है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल 2 ही जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है? पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा में देखने को मिलती है। दूसरी कैटेगरी है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 जर्मिनल देखने को मिलती हैं, जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे मीजोग्लिया प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हमने डिटेल किया किसके बारे में? हमने यहाँ पे पढ़ा जर्मिनल लेयर के बारे में। क्लियर? सो ये तीसरा क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीलोम या बॉडी कैविटी के बारे में। क्या होती है बॉडी कैविटी? क्या होती है सीलोमिक कैविटी? क्लियर? तो सबसे पहले बॉडी कैविटी के बारे में समझें कि बॉडी कैविटी एग्जैक्टली होती क्या है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये हमारी आउटर बॉडी वॉल है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर बॉडी वॉल है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की मान लीजिए आउटर बॉडी वॉल है। क्लियर? दिस इज आउटर बॉडी वॉल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाहर की वॉल, आउटर बॉडी वॉल। और यहां पे इस आउटर बॉडी वॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं गट या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये प्रेजेंट है गट, या इसको बोला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ध्यान से समझना, आउटर बॉडी वॉल, यहां वाली भी और यहां वाली भी, बीचों बीच गट। आउटर बॉडी वॉल और गट के बीच का जो स्पेस होता है, क्लियर, इस स्पेस को, इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को बोला जाता है सीलोम। इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को क्या बोला जाता है? सीलोम। क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? सीलोम। अब किसी ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है, किसी में देखने को नहीं मिलता, किसी में फॉल्स देखने को मिलता है। तो यहां पे 3 कैटेगरी यहां पे डिवाइड की जाती है। सीलोमिक कैविटी में 3 कैटेगरी देखी जाती हैं। पहला एसिलोमेट, दूसरा स्यूडोसिलोमेट, एंड द थर्ड वन इज ट्रू सिलोमेट और सिलोमेट।
सिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। सो एसिलोमेट मतलब सिलोम एब्सेंट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स सिलोम, क्लियर, एंड सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज बॉडी कैविटी? इट इज अ स्पेस और फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द गट। फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड गट इज नथिंग बट सीलोम। Coelom or body cavity. It is a space between body wall and gut wall, body wall and gut wall, which is lined by mesoderm. ये इंपॉर्टेंट है, जो कि mesoderm से lined है। मतलब बॉडी कैविटी किससे lined है? mesoderm, मतलब mesodermal cells वहां पे प्रेजेंट होंगी, उसको लाइन करेंगी। So it is lined by mesoderm. Clear? So here, for example, this is a body wall. ये body wall है, क्लियर। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो बॉडी वॉल है, यहाँ पे हमने क्या देखा? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है। बट यहाँ पे बीच में ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको हमने बोला सीलोम। बिल्कुल सेंटर में ये जो दिखाई दे रही है, दैट इज गट, क्लियर। सो ध्यान से समझना, बाहर ही बाहर आउटर बॉडी वॉल, बिल्कुल सेंटर में गट, दोनों के बीच में ये व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है सीलोम। और ध्यान दे अगर तो यहाँ पे जो रेड कलर की सेल्स हैं, दी सेल्स आर मेसोडर्म। अब ध्यान से देखो, मेसोडर्म यहाँ पे भी है। दूसरा पेन लेती हूं मैं, व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। ध्यान से देखना कि ये जो व्हाइट वाली सिलोमिक कैविटी है, इसको यहाँ पे मेसोडर्म यहाँ पे भी लाइन कर रही है और यहाँ पे भी लाइन कर रही है। मतलब दोनों तरफ से मेसोडर्म इसको लाइन कर रही है, ध्यान रखना, क्लियर। चलिए यहाँ पे आप ध्यान अगर दें तो एक जो है वो बॉडी वॉल के पास है, लाइनिंग मेसोडर्म की, और एक गट के पास है, क्लियर। सो यहाँ पे सिलोम क्या होता है? इट इज अ स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द गट, क्लियर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दे, जो मेसोडर्म है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिटोनियम, क्लियर। ये जो पेरिटोनियम है ये आप बार बार पढ़ेंगे, विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये वाला जो है बाहर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला बाहर वाला, दिस इज नोन एज पैराइटल, अंदर वाला इज विसरल। तो जब हम ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो आप पेरिटोनियम वर्ड यूज करते हैं, एक कवरिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरिटोनियम इज नथिंग बट मेसोडर्म, ऑलराइट। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिलोमेट। ए का मतलब एब्सेंट होना, क्या एब्सेंट होना? सीलोम। सीलोम प्रेजेंट नहीं है, मतलब कैविटी दिखाई नहीं दे रही है। सो द स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। अब ध्यान दे कि यहां पे कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। ये आउटर बॉडी वॉल है, ये गट है, मान लीजिए ये गट है, ये आउटर बॉडी वॉल है, आउटर बॉडी वॉल, क्लियर। तो यहाँ पे आउटर बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, यानी कि जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को क्या बोला गया है? इसको बोला गया है पैरेन्काइमा। सो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट पैरेन्काइमा, मतलब कैविटी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। सो कहाँ पे होता है ये? पॉडीफेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थीज, पॉडीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थीज तक ये दिखाई देता है, क्लियर। नेक्स्ट, स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, एंड सिलोमेट का मतलब होता है सीलोम। मतलब बॉडी कैविटी बन के भी नहीं बनी या फॉल्स बनी, तो दैट इज स्यूडो सिलोमेट। हियर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, पहली और इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, द मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउचेस। अब बहुत ध्यान से देखें, यहां पे बॉडी कैविटी जो है वो फॉल्स है, या हम ये कह सकते हैं कि यहां पे बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। बट यहां पे अगर हम देखें कि मेसोडर्म अगर प्रेजेंट है, अगर मेसोडर्म यहां पे प्रेजेंट है, तो यहां पे मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है?
पाउच में प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेसोडर्म है, यहाँ पे है, ये है, ये है। तो यहाँ पे मेसोडर्म किस तरीके से प्रेजेंट है? पाउचेस में प्रेजेंट है। क्लियर? स्कैटर्ड पाउचेस में है। यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो स्कैटर्ड पाउचेस में मेसोडर्म है। या हम ये कह सकते हैं कि मेसोडर्म जो है वो तरीके से बॉडी कैविटी को लाइन नहीं कर रही है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट। थर्ड वन इज द ट्रू सीलोम, और ट्रू सीलोम को हम बोलते हैं सीलोमेट। प्रॉपर बॉडी कैविटी है। सो यहां पे हमें दिखाई दे रही है, ये रही बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। और यहाँ पे एक खास बात ध्यान दें कि ये वाली जो सेल्स हैं और ये वाली जो सेल्स हैं, ये दोनों क्या हैं? मेसोडर्म। सो जहां पे मेसोडर्म बॉडी कैविटी को लाइन करे उसको हम क्या कहते हैं? सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। द सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म एंड फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड। क्लियर? जो कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड है, साथ साथ में ही इसमें क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ पे क्या भरा है? फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज नथिंग बट सीलोमेट। ट्रू बॉडी कैविटी कहां कहां पे देखने को मिलती है? एनेलिडा से कॉर्डेटा तक देखने को मिलती है। तो यहां पे हमने पढ़ा बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी हमने 3 तरीके की पढ़ी, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। कहां कहां पे पाई जाती है इसके बारे में भी हमने डिटेल कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीलोम इज ऑफ 2 टाइप्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से सीलोम 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? साइजोसील एंड एंटेरोसील। साइजोसील एंड एंटेरोसील। अब बहुत ध्यान से समझना। साइजोसील का मतलब होता है कि साइजोसील में जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से बनती है, बट किसकी वजह से? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बच्चों देखो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट यहाँ पे जो मेसोडर्म है, सॉरी साइजोसीली वाला है, ओके, यहाँ पे एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और एक्टोडर्म है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी बनी है, ये जो बॉडी कैविटी बनी है, ये बॉडी कैविटी किसकी वजह से बनी है? ये बॉडी कैविटी बनी है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से। मेसोडर्म के स्प्लिट होने से, दिख भी रही है हमें, धीरे 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 ये बड़ी हो गई, बट बनी कैसे? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। तो ध्यान रखना कि जब हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं और बॉडी कैविटी में हम विशेष तौर से सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, सीलोमिक कैविटी की बात करते हैं, तो ये दोबारा से 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, साइजोसील एंड एंटेरोसील। साइजोसील का मतलब क्या है? कि ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? साइजोसील। किस किस में देखने को मिलती है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। फिर हम बात करते हैं एंटेरोसील। सिलोमेट ऑर्गेनिज्म में ही एक टाइप क्या है? एंटेरोसिलोमिक कैविटी या एंटेरोसील। एंटेरोसील कैसे बनती है ध्यान से समझना। यहां पे बच्चों क्या है? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और यहाँ पे मेसोडर्म है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर्केंटेरॉन मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज की एक कैविटी होती है। वो एम्ब्रियोनिक स्टेज की कैविटी इस तरीके से फोल्ड बना लेती है। तो आपको दिख रहे हैं ये फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स हैं ये बन गए यहाँ पे। क्लियर? अब ये जो फोल्ड्स बनते हैं, ये जो इन्वेजिनेशंस बनते हैं, ये जो आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ बोल सकते हैं, क्लियर, इंटरनल ग्रोथ बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल ग्रोथ हो रही है, आउटग्रोथ हो रही है, ये आउटग्रोथ जो हो रही है, पाउच जैसे ग्रोथ हो रही है। अब ये जो पाउच जैसे ग्रोथ हो रही है, क्लियर, ये जो पाउच जैसी ग्रोथ है, क्लियर, ये पाउच क्या होते हैं? सेपरेट होने लगते हैं। पहले तो आपने देखा पाउच बनना शुरू है, फिर धीरे धीरे आपने देखा कि पाउच सेपरेट हो गए, फिर आप देख रहे हैं कि पाउच एनलार्ज हो गए, और इस तरीके से धीरे 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 क्या बन गई? प्रॉपर बॉडी कैविटी बन गई। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एंटेरोसील। तो यहाँ पे पाउच बना, ये जो पाउच है ये थोड़े से बड़े हुए और इनकी बडिंग हो गई, ये पिंच्ड ऑफ हो गए,
हट गए, सेपरेशन ऑफ द पाउच फ्रॉम द गट, गट से ये अलग हो गए। जैसे ही गट से अलग हो गए तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया सीलोम। तो ऐसी बॉडी कैविटी को एंटेरोसील बोला जाता है। किस किस में देखने को मिलती है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में देखने को मिलती है। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया बॉडी कैविटी के बारे में कि बॉडी कैविटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी प्लान कैसा है। बॉडी प्लान कैसा है, बॉडी प्लान का मतलब है कि सेल एग्रीगेट है, ब्लाइंड सैक है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब है। 3 टाइप के बॉडी प्लान होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। बहुत ध्यान से समझना, सेल एक साथ आई, सेल्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट। मैंने आपको बताया था सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जब सेल्स एक साथ आ जाती हैं क्लियर, और एक साथ आके काम करती हैं, क्लियर, बट टिश्यूज नहीं बनते, दैट प्लान इज नोन एज सेल एग्रीगेटेड प्लान और सेल एग्रीगेट प्लान, जो कि स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। क्लियर, ये तो फर्स्ट टाइप का प्लान हुआ। सेकेंड टाइप का जो प्लान होता है बच्चों, दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, animals in which digestive system incomplete, very important line, digestive system incomplete है, एक सिंगल ओपनिंग ही है, एक सिंगल ओपनिंग ही है टू द आउटर साइड ऑफ द बॉडी, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रही है। ध्यान से समझना, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। क्लियर। अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या देखा गया कि यहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, गट जो है, इनकम्प्लीट है। तो यहां पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक सिंगल ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग। और ये जो सिंगल ओपनिंग है ये माउथ की तरह भी एक्ट कर रही है और एनस की तरह भी एक्ट कर रही है। मतलब यहां से इंजेशन भी हो रहा है और इजेशन भी हो रहा है। तो इस टाइप के बॉडी प्लान को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, एक ही सिंगल ओपनिंग है, वो ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह काम कर रही है। तो इस टाइप के बॉडी प्लान को बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। किसमें देखने को मिलता है, सीलियंट्रेट्स में एंड प्लेटी हेलमिंथीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ट्यूब के अंदर ट्यूब है, तो आप इसको फिगर से समझें। मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। क्लियर। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बिल्कुल बीचों बीच गट है, बिल्कुल सेंटर में इसका गट मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम, गट। ये क्या है, आउटर बॉडी वॉल, आउटर बॉडी वॉल, आउटर बॉडी वॉल है। ध्यान से समझना। अब देखें, आउटर बॉडी वॉल और गट है। क्लियर। अब गट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ओपनिंग और दूसरी ओपनिंग। एक ओपनिंग माउथ की तरह काम कर रही है और दूसरी ओपनिंग एनस की तरह काम कर रही है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। और आउटर बॉडी वॉल के अंदर ये जो गट है, ये बिल्कुल एक ऐसा नजर आता है कि आउटर बॉडी वॉल तो एक ट्यूब है और गट एक ट्यूब है। तो यहाँ पे ट्यूब के अंदर ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ट्यूब है। तो दिस काइंड ऑफ प्लान इज नोन एज ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। जैसे आपका पेन होता है, ट्रांसपेरेंट पेन जिसे आप लिखते हैं नॉर्मली। क्लियर। बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट पेन होता है उसको आप ढक्कन हटा के अगर देखें, तो उस ढक्कन को हटा के आप देखें तो जो रिफिल है, वो जो रिफिल आप जिससे लिखते हैं, वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है पेन के, दैट इज गट।
और जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, उस रिफिल के चारों तरफ है, दैट इज आउटर बॉडी वॉल। सो पेन का जो आउटर बॉडी वॉल है वो तो एक ट्यूब हो गया, और उसके अंदर जो रिफिल है वो दूसरी ट्यूब हो गई, तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर? सो फाउंड इन दोज एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद सेपरेट ओपनिंग ऑफ माउथ एंड एनस। माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग है। क्लियर? कहां कहां पे देखने को मिलता है? निमैटीहेलमिन्थीस एंड कॉर्डेट्स, मतलब निमैटीहेलमिन्थीस से लेके कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। क्लियर? सो यहां पे हमने पढ़ा बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान 3 टाइप की हमने पढ़ी, सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। क्लियर? नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेगमेंट्स हैं या ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसकी बॉडी में सेगमेंटेशन है, तो थोड़ा एग्जाम्पल से समझते तब समझ में आएगा। स्यूडो मेटामराइज्म। क्लियर? स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स सेगमेंटेशन। जैसे टेप फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है, तो इस टेप फॉर्म में क्या होता है कि बाहर से तो ऐसा लगता है कि बॉडी सेगमेंटेड है, मतलब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो यहां दिखाई देता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो यहां पे दिखाई देता है, बट इंटरनल सेगमेंटेशन यहां पे नहीं होता। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सेगमेंट इंटरनल सेगमेंट को कॉन्साइड नहीं करता है। क्लियर? तो यहां पे जो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है वो स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो सेगमेंट्स जो होते हैं, क्लियर, वो सेगमेंट्स होती हैं मेटामर्स। जो सेगमेंट्स होती हैं बायोलॉजी में उनको बोलते हैं, सेगमेंट्स को बायोलॉजी में बोलते हैं मेटामर्स, मेटामर्स। क्लियर? तो यहां पे ये जो वर्ड आया स्यूडो मेटामेरिज्म, फॉल्स सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स का मतलब मेटामर्स, तो स्यूडो मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है? टेप वॉर्म में देखने को मिलता है। फिर हम यहां पढ़ते हैं सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म, मतलब मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो यहां पे इसको एक और वर्ड दिया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसका मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इस तरीके से सेगमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर प्रेजेंट है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो इट इज अ फिनोमिनन इन विच बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है विद सीरियल रिपीटिशन एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, और इस तरीके से जो रिपीटिशन है वो एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स में दिखाई देता है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइडेड है तो दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनेलिडा में देखने को मिलता है, लाइक अर्थवर्म, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। तो अगर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड है तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। जहां पे बाहर से सेगमेंटेशन हो, अंदर से सेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो, क्लियर, उसको हम कहते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। क्लियर? सो इस टाइप से हमने पढ़ा सेगमेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड भी एक फीचर, एक क्राइटेरिया है डिवाइड करने का ऑर्गेनिजम्स को। तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीजोडर्म से डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, formed on the dorsal side during embryonic development। डॉर्सल साइड पे बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। क्लियर? इन सम एनिमल्स। तो सबसे पहले ये एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, इसको फॉलो करते हैं। क्लियर? जब इस डायग्राम को हम फॉलो करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा है जो हमें क्या दिखाई देगा? नोटोकॉर्ड जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें
यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको कॉर्ड जैसा दिखाई दे रहा है, दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। क्लियर? तो ध्यान से समझे, इस नोटोकॉर्ड की वजह से ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नॉन कॉर्डेट्स, एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? सो ऐसे ऑर्गेनिज्म नॉन कॉर्ड, नॉन मतलब नहीं होना, कॉर्ड का, कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड का नहीं होना। एक छोटी सी बात समझे कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, मैं आपको कॉर्डेट्स में समझाऊंगी। क्लियर? पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा तक नोटोकॉर्डेट्स हैं, पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक नोटोकॉर्ड हैं। फिर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, मतलब नोटोकॉर्ड एनिमल्स में प्रेजेंट है, तो नोटोकॉर्ड है इसलिए कॉर्डेटा। अब इस बात को इस हाइपोथेटिकल फिगर से समझे, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म है। अब बेसिकली नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, हमने बना लिया एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर। ये रॉड जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, ये नर्व कॉर्ड, ये मान लीजिए नर्व कॉर्ड है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करता है। मान लीजिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का। क्लियर? सो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, गट को डिवाइड करता है। क्लियर? और नर्व कॉर्ड को डिवाइड करता है, नर्व कॉर्ड कौन डिवाइड करता है, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर, और इस रॉड जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्लियर? तो जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड, तो कॉर्ड की वजह से उनको बोलते हैं कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं उनको, कॉर्डेटा। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे कॉर्डेटा। ये एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है जो नर्व कॉर्ड और गट को सेपरेट करने का काम करता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे। कहां पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पे। किससे ओरिजिनेटेड है, मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है। तो जिसमें नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा, जिसमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा। क्लियर? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा हमने ऑर्गेनिज्म का कि भाई जिसमें कॉर्डेट को हमने क्या बोला कि जिसमें नोटोकॉर्ड है, और नॉन कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। क्लियर? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप भी है, क्लोज टाइप भी है। नेचुरल सी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाती हैं और ऑर्गन्स तक देती हैं। अब यहाँ पे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड, मॉलस्का, ये देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में, मॉलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, इनमें देखने को मिलता है। ब्लड पंप बाय हार्ट थ्रू साइनस, ब्लड जो है वो हार्ट पंप करता है थ्रू साइनस। अभी डिटेल करूंगी क्या है। क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है एनालिडा, कॉर्डेटा। ब्लड पंप बाय हार्ट थ्रू द कैपिलरीज, ब्लड पंप बाय हार्ट थ्रू द कैपिलरीज। तो इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये किसी ऑर्गेनिज्म का हार्ट है, हम बात कर रहे हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लियर? तो ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया। जब हार्ट ने ब्लड पंप किया तो ये जो ब्लड है ये ओपन स्पेसेस में आ गया या खाली जगह में आ गया। इन ओपन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनसेस। क्या बोलते हैं इनको, साइनसेस में आ गया।
ये तो पढ़ा था हमने, ओपन स्पेसेस में साइनसेस, क्लियर, साइनसेस में आ गया। इसका मतलब यहां पे ये जो ओपन स्पेस है, ये जो साइनसेस हैं, यहां पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स होंगे। तो ऑर्गन्स बिल्कुल ब्लड में डूबे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो ओपन स्पेसेस साइनसेस में फ्लो करता है। तो कहां फ्लो नहीं करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है। तो जहां पे ब्लड वेसल्स में प्रॉपरली फ्लो ना करे या क्लोज सर्किट में फ्लो ना करे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो हैं, क्योंकि ये साइनसेस तक ब्लड तो वही लेके आ रही है, बट इस क्लोज्ड सर्किट में नहीं है। सो जहां पे ब्लड क्लोज्ड सर्किट में फ्लो नहीं करता है, ओपन स्पेस में आ जाता है और उन ओपन स्पेसेस में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड टाइप, क्लोज टाइप का मतलब होता है ब्लड फ्लो विद इन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी से ब्लड बाहर ही नहीं निकलता। हार्ट ने ब्लड पंप किया, यहां पे ब्लड वेसल्स लेके गई, ऑर्गन्स को दिया, दोबारा से ब्लड वेसल्स ने हार्ट तक पहुंचा दिया। इसका मतलब ब्लड जो है वो कैविटीज, ओपन स्पेसेस या साइनसेस में नहीं बह रहा है, वो क्लोज्ड सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो जहां ब्लड क्लोज सर्किट में फ्लो करे, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड फ्लो थ्रू साइनसेस, मतलब ओपन स्पेसेस में ब्लड बहता है, ब्लड कैपिलरीज में बहता है, क्लियर। सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं ब्लड के, मतलब सेल्स जो हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड वेसल्स में है, कैपिलरीज में है। तो कैपिलरीज में ब्लड बह रहा है तो सेल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड के साथ नहीं है। ब्लड प्रेशर लेस होता है क्योंकि खाली जगह में आ जाता है अल्टीमेटली। यहाँ पे ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है, क्लियर। एग्जाम्पल हमने पढ़ी लिए, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सिफेलोपॉड्स एक्सेप्ट सिफेलोपॉड्स, मतलब मोलस्का में सिफेलोपॉड्स के अलावा सभी में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा, सिफेलोपॉड्स एंड वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट बात, इन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड ब्लड अकर थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखें, हार्ट ने ब्लड पंप किया, क्लियर, ब्लड आया सेल के पास, ये रही मान लीजिए सेल के पास लाने के लिए यहाँ पे कौन है? कैपिलरीज हैं। सो कैपिलरीज और यहाँ पे सेल्स के बीच में जो जगह है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो सेल और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की सहायता से होता है। क्लोज टाइप एंड द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का। सो द नेक्स्ट क्राइटेरिया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग क्या ऐसा पता होता है जिससे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड या कैटेगराइज किया जाता है? सो प्रोटोस्टोमिएट्स एंड डिट्रोस्टोमिएट्स, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटोस्टोमिएट्स कौन होते हैं। प्रोटोस्टोमिएट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं द एनिमल्स इन विच माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, माउथ पहले बनता है, मतलब ऑर्गेनिज्म में ओपनिंग बनती है और उस ओपनिंग में अगर माउथ पहले डेवलप हुआ है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिएट्स, क्लियर। सो माउथ को यहां पे क्या बोला जाता है? ब्लास्टोपोर। माउथ इज नोन एज ब्लास्टोपोर। प्लेटीहेलमिन्थीस टू मोलस्का, माउथ जो है वो पहले बनता है, माउथ जो है वो पहले बनता है, क्लियर। ऑर्गेनिज्म में दो ओपनिंग होती है, ध्यान रखना, एक माउथ है और एक एनस है, क्लियर। अगर माउथ पहले बना है तो प्रोटोस्टोमिएट्स होंगे। कहां से कहां तक होते हैं? प्लेटीहेलमिन्थीस से लेके मोलस्का तक।
सो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे ये एम्ब्रियो है 8 सेल स्टेज का, ये एम्ब्रियो है 8 सेल स्टेज का। अब इस एम्ब्रियो में ये ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर का मतलब है एक ओपनिंग बनना शुरू हो गई। सो दिस इज द ओपनिंग एंड इफ दिस ओपनिंग इज माउथ, अगर ये ओपनिंग माउथ है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोमिएट्स। क्लियर? सो ऐसे ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोपोर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोमिएट्स। कब होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जाइगोट बना, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट डिवाइड करता है, लगातार 8 सेल स्टेज में आता है, फिर 8 से 16, 32 एंड सो ऑन। इस तरीके से मोर्यूला, गैस्ट्यूला, ब्लास्टुला स्टेजेस आती हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्यूला स्टेज की कहानी हम सुन रहे हैं। इस गैस्ट्यूला स्टेज में, क्लियर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। गैस्ट्यूला स्टेज, गैस्ट्यूला स्टेज में जब ब्लास्टोपोर बन जाता है, सो दिस ब्लास्टोपोर इज माउथ। तो माउथ पहले बना प्रोटोस्टोमिएट्स, माउथ पहले बना प्रोटोस्टोमिएट्स। नेक्स्ट कंडीशन, ड्यूटरोस्टोमिएट्स, एनिमल इन विच एनस इज फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ। मतलब एनस पहले बनी। क्लियर? जो ब्लास्टोपोर था वो था एनस, ब्लास्टोपोर जो था वो था एनस। ऐसे ऑर्गेनिज्म ड्यूटरोस्टोमिएट्स। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा इस कैटेगरी में कैटेगराइज है। क्लियर? सो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे किस तरीके से दिखाई दिए। तो अगर इसको देखें, ध्यान से देखें, सो ये वही 8 सेल्ड कंडीशन है। क्लियर? किसकी? जाइगोट डिवाइड किया रिपीटेडली, 4 8 सेल्ड कंडीशन में आया, 4 के बाद 8 सेल कंडीशन में आया। यहां पे अगर हम देखें फिर यही एम्ब्रियो डेवलपमेंट का एक स्टेज है, गैस्ट्यूला स्टेज, गैस्ट्यूलेशन में दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखें, यहां पे ब्लास्टोपोर मतलब यहां पे जो ओपनिंग बनी, दिस ओपनिंग इज नोन एज एनस। तो जहां पे एनस पहले बने, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ड्यूटरोस्टोम्स। तो यहां पे हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म समझे, प्रोटोस्टोमिएट्स एंड ड्यूटरोस्टोमिएट्स। प्रोटोस्टोमिएट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पे माउथ पहले बनता है, या जो ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, दैट इज माउथ। कब दिखाई देता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गैस्ट्यूला स्टेज में दिखाई देता है। क्लियर? वहीं अगर ऑर्गेनिज्म में एनस पहले बने, दैट ब्लास्टोपोर इज नोन एज एनस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ड्यूटरोस्टोमिएट्स। क्लियर? कौन कौन सी कैटेगरी है? यहाँ पे जो कैटेगरी है वो भी हमें पता होना चाहिए, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये जो कैटेगरी है ये है ड्यूटरोस्टोमिएट्स एंड प्रोटोस्टोमिएट्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके मोलस्का। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके मोलस्का तक प्रोटोस्टोमिएट्स, इकाइनोडर्मेटा से आगे वाले सभी ऑर्गेनिज्म ड्यूटरोस्टोमिएट्स। तो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़े कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज, अलग अलग क्राइटेरियाज क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन को लाइक करने के क्या क्या क्राइटेरियाज थे। इसके बाद हम डिफरेंट फाइलाज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? एनिमल किंगडम के फाइलाज के बारे में हम आगे जाके डिटेल करेंगे।